Hello students, my name is Abha Tiwari and this is lecture number 2 of carbon and its compound. In this lecture basically we are going to see what are the properties of covalent compounds and we are also going to learn about allotropy. Alright, चलो तो let's start with today's lecture. अब लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने सीखा था कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं. ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से बनते हैं उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स. ठीक है, एंड कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, तो अब ये कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम देखेंगे. ठीक है, अब पहली जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स होता है. ठीक है, उनके अंदर आयंस नहीं होते जैसे कि आयोनिक कंपाउंड के अंदर होता है. ठीक है, अच्छा जैसे कि आपको पता होगा आयोनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल लेट अस सी NaCl. ठीक है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट. आपको पता है उसके अंदर Na+ का आयन है और Cl- का आयन है. ठीक है, तो इन आयोनिक कंपाउंड्स वी हैव आयंस. ठीक है, बट कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास आयंस नहीं होते, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, वी हैव एन एग्जांपल लाइक H2 का मॉलिक्यूल, O2 का मॉलिक्यूल, N2 का मॉलिक्यूल. ठीक है, इन सब मॉलिक्यूल्स के लुईस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इन केस आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वो लेक्चर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है that covalent compounds they exist in all the three states. ठीक है, अनलाइक आयोनिक कंपाउंड्स जो कि सॉलिड में मिलते हैं आपको. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सब स्टेट में आपको मिलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल गैसियस स्टेट में भी मिलता है. ठीक है, गैसियस स्टेट में हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन गैस का, नाइट्रोजन गैस का, मीथेन गैस का. ठीक है, आपको यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि मीथेन गैस जो है, ठीक है, इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मीथेन गैस इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम. ठीक है, ये आपको NTSC के एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स व्हिच आर इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, तो कौन से एग्जांपल है? ब्रोमीन लिक्विड है. ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड के बारे में आपको ध्यान रखना है दैट ब्रोमीन लिक्विड का जो कलर है दैट इज रेडिश ब्राउन. ठीक है, देन यू हैव ईथर, यू हैव इथेनॉल का एग्जांपल जो कि एक अल्कोहल ग्रुप है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड व्हिच आर इन सॉलिड स्टेट्स. ठीक है, तो कौन से कंपाउंड है? शुगर है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, यूरिया है विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर. ठीक है, देन वी हैव आयोडीन के क्रिस्टल्स. ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सारे ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. ठीक है, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना वो दोनों फॉर्म्स में आपको मिलते हैं. ठीक है, दे एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आल्सो एंड दे एग्जिस्ट इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स एज वेल. ठीक है, अनलाइक आपके आयोनिक कंपाउंड्स जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में ही मिलते हैं. ठीक है, तो हियर वी हैव एन एग्जांपल. ठीक है, ये दोनों जो एलोट्रोप है ये दोनों एलोट्रोप कार्बन के हैं. ठीक है, तो डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का जो कि क्रिस्टलाइन है. ठीक है, और दूसरा है कोल विच इज अगेन एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज इन नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म. ठीक है, तो दिस वाज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स. अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की वो ये है दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब लेट अस सी व्हाई दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पहले तो हम सेटअप देख लेते हैं. ये जो दो सेटअप दिया हुआ है आपको, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सेटअप है वो आयनिक कंपाउंड का है. ठीक है, कोई एक आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल है, और राइट हैंड साइड वाला जो सेटअप है वो कोवेलेंट कंपाउंड का है. ठीक है, अब पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेगा. ठीक है, कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी दो कंडीशन में कंडक्ट करता है. ठीक है, या तो उसके पास आयंस हो, ठीक है, या तो उसके पास हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अगर कंपाउंड में आयंस है या फ्री इलेक्ट्रॉन है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे. ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड्स में आपको पता है आयंस बनते हैं. ठीक है, आयन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन. ठीक है, कैटायन जो होता है दैट इज पॉजिटिव आयन, एनायन जो होता है वो नेगेटिव आयन है. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो जो नेगेटिवली चार्ज आयन है दैट इज एनायन, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम बोलेंगे दिस इज कैटायन. ठीक है,
अब जैसे ही आप यहाँ पे करंट पास करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि दे दैट इज द आयंस दे मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट टर्मिनल्स, ठीक है, मतलब जो एनायन है वो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, और पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड, ठीक है, और जो आपका केटायन है वो जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, जिसे हम कहेंगे कैथोड, ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस होगा एंड दैट इज हाउ दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बट कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, जैसे कि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था यहाँ पे, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आयंस आर एब्सेंट, ठीक है, आयंस तो बनते ही नहीं है, ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके लिए कोवेलेंट कंपाउंड्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। दूसरा कंडीशन, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं होते, ठीक है, इसके लिए कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ऑफ कोर्स वी हैव एन एक्सेप्शन, एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ द ग्राफाइट, ठीक है। अब ग्राफाइट कैसे कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कंडक्ट करता है, ये हम पढ़ेंगे जब हम एलोट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे ध्यान रखनी है, दैट कोवेलेंट कंपाउंड्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। द फिफ्थ प्रॉपर्टी अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड इज दैट कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना वो खुद नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल कौन से हैं, हमारे पास एग्जांपल है बेंजीन का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, ठीक है, एक्सेट्रा, एंड दे आर इनसोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, आप ना एक प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो पोलर कंपाउंड होंगे, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें NaCl का, ये पोलर है, क्यों बोल रहे हैं इसको पोलर, बिकॉज Na पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, दो पोल बन रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये जो है ये एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक बोल रहे हैं, मतलब पोलर कंपाउंड डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि पानी में डिसॉल्व हो जाता है नमक, आपको पता है, ठीक है। अब पानी क्या होता है H2O, ठीक है, एंड ऑक्सीजन वाला जो एंड है ना इसको चार्ज आता है नेगेटिव, एंड हाइड्रोजन वाला जो एंड है इसको आता है चार्ज पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे भी पोल्स बन रहे हैं इन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो नमक पानी में क्यों डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज नमक पोलर है एंड पानी भी पोलर है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक के बेसिस पे याद रखेंगे कि पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है, एंड नॉन पोलर कंपाउंड जो होते हैं जैसे कि अपने कोवेलेंट कंपाउंड हो गए, ठीक है, वो डिसॉल्व होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, ठीक है, दे आर यूजुअली इनसोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है आपको, कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना इनकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट यूजुअली लो होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl की बात की जाए, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज अराउंड 800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होती है, ठीक है, वेयर एज आपका जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली लो होती है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, तो आपको ये 6 प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की जो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमने कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डिस्कशन करने वाले हैं हम इस चैप्टर के अंदर वो ये है कि कार्बन जो है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, ठीक है, वाई नॉट एनी अदर एलिमेंट, कार्बन ही क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है, ठीक है। तो ऐसा खास क्या है कार्बन के अंदर, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से उसके इतने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, वो हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है जो कार्बन को स्पेशल बनाती है वो है कैटेनेशन, ठीक है। अब कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन एंड रिंग्स, ठीक है। अब इस डेफिनेशन को ना मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ आपके लिए, ठीक है। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से जो एटम है, ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और वो लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स देते हैं, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर्स लीनियर भी हो सकते हैं, मतलब बेसिकली सारे एटम जो हैं वो एक लाइन से एक दूसरे से बॉन्ड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारे कार्बन ने करा हुआ है, ठीक है, तो वो लीनियर स्ट्रक्चर में कंबाइन कर सकते हैं, या वो ब्रांच फैशन में एक दूसरे से कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्रांचेस अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, एक लीनियर चेन है और उससे ये सारे ब्रांचेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं,
तो ब्रांच फैशन में भी लगे रह सकते हैं, या फिर वो सारे एटम्स इस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं कि वो आपको रिंग स्ट्रक्चर्स दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रिंग स्ट्रक्चर्स है, देखो यहाँ पे 3 कार्बन का रिंग है, यहाँ पे 5 कार्बन का रिंग है, ठीक है, और यहाँ पे 6 कार्बन का रिंग है। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की, ठीक है, टू गिव यू अ लॉन्ग चेन और रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को ही बोला जाता है कैटेनेशन। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कैटेनेशन दिखाता है। अब सवाल ये आता है कि कार्बन छोड़ के क्या कोई एलिमेंट ऐसा है जो कैटेनेशन दिखाता है? ठीक है, जी हाँ, ऐसे भी एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा जो कैटेनेशन दिखाते हैं। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट है? सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तो ये कैटेनेशन दिखाते हैं। ठीक है, बट हम इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ रहे, हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? रादर कार्बन के ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? ठीक है, रीजन क्या है कि कोई और एलिमेंट कार्बन जितना कैटेनेशन नहीं दिखाता। सबसे ज्यादा कैटेनेशन दिखाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कार्बन की। ठीक है, अब ऐसा क्यों, रीजन क्या है? द रीजन इज कि कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, इनके जितना स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बाकी कोई बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन का ले लो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का ले लो, या सल्फर सल्फर का ले लो, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज कार्बन की साइज स्मॉल है। ठीक है, मान लो अगर कार्बन है, ठीक है, आपको पता है कार्बन जो है वो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, वेयर एज योर सल्फर, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस जो है ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनकी साइज जो है, ठीक है, वो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब उनकी साइज अगर ज्यादा है और कार्बन की साइज अगर स्मॉल है, ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि अगर साइज स्मॉल है तो दो कार्बन के जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो एक दूसरे से करीब होंगे। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों कार्बन के बीच में, उसे ज्यादा अच्छे से होल्ड करके रखने में मदद करता है। ठीक है, इसके लिए कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, वेर सिलिकॉन सल्फर या फॉस्फोरस की उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि उसमें एटॉमिक साइज ही बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस उतना अच्छे से इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं रख पाता। ठीक है, तो ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स कार्बन स्पेशल इज इट्स टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब कार्बन जो है उनकी वैलेंसी 4 होती है। ठीक है, मतलब उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, उन्हें और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जिस वजह से वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दूसरे कार्बन के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और एलिमेंट के साथ भी बना सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, या कोई हैलोजन हो गया। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं, इस वजह से कार्बन के बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, और इन सारे कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है वो भी काफी स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो दिस वाज द सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच मेक्स कार्बन स्पेशल। ऑलराइट, now the third property because of which carbon is capable of forming n number of bond is that कार्बन जो है ना वो सिंगल टाइप की बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, कार्बन जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, एंड कार्बन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कार्बन फॉर्म्स एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं कार्बन का वो है एलोट्रोपी। ठीक है, अब एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी इज द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी फॉर्म्स है ना उनके अंदर एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, ठीक है, वो थोड़ी बहुत डिफर कर जाती है। ठीक है, और इस एटम के अरेंजमेंट के डिफर करने के कारण इन फॉर्म्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, उनमें आ जाता है वेरिएशन। ठीक है, तो दिस एलोट्रोपी, द प्रॉपर्टी ऑफ एलोट्रोपी इज एग्जिबिटेड बाय कार्बन। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स टू बी प्रिसाइज। अब कार्बन के अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं ना वो दो फॉर्म्स में होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलाइन वाला फॉर्म और एक होता है एमॉर्फस वाला फॉर्म। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन वाले फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या आता है? डायमंड आ जाता है, ग्राफाइट आ जाता है, फुलरीन आ जाता है। ठीक है, और जो एमॉर्फस वाला फॉर्म है उसके अंदर आ जाता है कार्बन ब्लैक, चारकोल एंड कोक। ठीक है, अब ये जो तीन फॉर्म है क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, ठीक है,
ये आपके 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। तो इन तीनों फॉर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे अब। ठीक है, अब हम पहले बात कर लेते हैं अबाउट ग्राफाइट। ठीक है, अब ग्राफाइट जो होता है ना, ठीक है, इट इज डार्क ग्रे सॉलिड, जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, और इसके अंदर थोड़ी सी मेटालिक सी लश्चर आ जाती है, मतलब थोड़ा सा शाइन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो ग्राफाइट है ना, ग्राफाइट काफी ग्रीसी होता है। ठीक है, और सॉफ्ट स्मूथ होता है टच में। ठीक है, अब पेंसिल की लीड आपने देखी होगी। ठीक है, तो पेंसिल की लीड जो होती है, ठीक है, उसको अगर आप टच करेंगे तो थोड़ी सी वो स्मूथ होती है, ग्रीसी होती है। ठीक है, आपने शेडिंग वगैरह करते टाइम देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राफाइट जो होता है ना, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्राफाइट की जो डेंसिटी है वो 1.5 टू 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में होती है। ठीक है, एंड ग्राफाइट की जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 3730 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, अब हम लोगों ने ग्राफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो समझ ली। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्राफाइट के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। ठीक है, अब अगर ग्राफाइट को आप एटॉमिक लेवल पे देखोगे, ठीक है, तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ग्राफाइट के अंदर होता क्या है कि वन कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। ठीक है, अब मान लो चलो ये वाले एक कार्बन एटम को हम कंसीडर कर लें। ठीक है, ये जो आपको ब्लू कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, ये ब्लू सर्कल्स कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आप एक कार्बन एटम को उठा लोगे तो वो कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है। ठीक है, और 3 कार्बन एटम से बॉन्ड करने के बाद वो कुछ हेक्सागोनल फैशन में अरेंज हो जाता है। ठीक है, मान लो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा हेक्सागोन टाइप बन रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है एंड वो हेक्सागोनल फैशन में अरेंज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 3 बॉन्ड बने हैं कार्बन के साथ, ठीक है, इनमें से एक बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे कि मान लो ये एक कार्बन है। ठीक है, ये 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ठीक है, तो जो 3 कार्बन है उसमें से एक होगा डबल बॉन्ड, बाकी के होंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कोई भी हो सकता है डबल बॉन्ड। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? बिकॉज आपको पता है कार्बन जो है उसकी वैलेंसी 4 है। अभी हमने पढ़ा टेट्रा वैलेंसी होती है, मतलब एक कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 3 ही बॉन्ड बनते तो उसकी एक वैलेंसी फ्री रहती और वो स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो 4 बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जो डबल बॉन्ड बनता है ना, उस डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। ठीक है, मान लो ये वाला एक बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड में, ये है वीक। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे करंट पास करते हो तो होता है क्या है कि ये वीक बॉन्ड जो है ना ये टूट जाता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री। ठीक है, बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ठीक है, एंड सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा लेक्चर के स्टार्ट में हमने डिस्कस भी किया था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं दे आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ग्राफाइट। ग्राफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, अब आई होप सबको समझ गया होगा कि ग्राफाइट क्यों गुड कंडक्टर है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपको हेक्सागोनल एरेज दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है ये लेयर के फॉर्मेट में अरेंज होती है। ठीक है, देख रहे हो आप, ये एक लेयर है। ठीक है, मान लो इसको लेयर 1 बोल दिया हमने। ठीक है, ये पूरा एक सेकेंड लेयर है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने लेयर 2 बोल दिया। तो ये जो लेयर है, ठीक है, इस तरीके से अरेंज होती है एक के ऊपर एक स्टैक्स के फॉर्मेट में। ठीक है, और एक जो लेयर होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है ग्राफीन। ठीक है, तो वन लेयर ऑफ ग्राफाइट इज कॉल्ड एज ग्राफीन। ये आपको एनटीएससी के एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ग्राफाइट के अंदर लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट, अब ग्राफाइट के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा और अगर डेप्थ में समझें, ठीक है, तो जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है ना, वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ग्राफाइट के अंदर एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, बट अगर दो लेयर के बीच में अगर आप फोर्स देखोगे, ठीक है, तो दो लेयर के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है। ठीक है, और इसे कहा जाता है वैंडरवॉल फोर्स। इट्स कॉल्ड एज वैंडरवॉल फोर्स। ठीक है, सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ खास बॉन्डिंग नहीं होती यहाँ पे। इस वजह से होता है क्या है कि अगर आप जरा सा भी प्रेशर दे देते हो, ठीक है, तो होता है क्या है कि ये जो लेयर है ना, ये एक दूसरे से स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, मतलब स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, एंड इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द ग्राफाइट इज स्लिपरी इन नेचर।
ये आपको पता होगा, आप पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल में आप जरा सा भी अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो लीड होती है वो टूट जाती है। ठीक है, वो क्यों टूट जाती है? बिकॉज उसके जो लेयर्स होते हैं, ग्राफीन के लेयर्स, ठीक है, वो स्लाइड हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से। क्यों? बिकॉज उनके बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ग्राफाइट की बॉन्डिंग। ठीक है, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डायमंड। ठीक है, अब डायमंड जो होता है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है। ठीक है, एंड दैट इज वाई डायमंड इज शाइनी, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डायमंड जो है ना, इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ठीक है, काफी टफ होता है ये। ठीक है, डायमंड जो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट नहीं करता, मतलब इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट्स अ गुड थर्मल कंडक्टर। ठीक है, आपको ये एक चीज नोट करनी है यहाँ पे। ठीक है, ग्राफाइट एंड डायमंड के बीच में ये एक फर्क है। ठीक है, ग्राफाइट जो होता है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। ठीक है, बट डायमंड जो है वो हीट कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, बट इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्राफाइट जो होता है वो ब्रिटल होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, वेयर एज योर डायमंड इज हार्ड। ठीक है, नेक्स्ट, डायमंड जो होता है ना, इसकी डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो दिस वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। ठीक है, अब डायमंड के अंदर भी हम बॉन्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ग्राफाइट के अंदर देखा था। अब ग्राफाइट के अंदर एक कार्बन एटम जो है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड था। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। डायमंड के अंदर क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, कोई भी अगर आप कार्बन चूज कर लो, यहाँ पे भी जो ये ग्रे कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लो हमने ये वाला एक कार्बन चूज कर लिया। ठीक है, इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये कार्बन 4 कार्बन से बॉन्डेड है। ठीक है, तो इस तरीके की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, और सिंस यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं और चारों के चारों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, तो इन डायमंड वी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट। ठीक है, बिकॉज चारों के चारों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, और सिंस यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एंड दैट इज वाई दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अनलाइक ग्राफाइट जहां पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जा रहा था और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ले रहे थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है कि दोनों बने हुए कार्बन के ही है, डायमंड और ग्राफाइट, लेकिन उनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। क्यों पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? बिकॉज यहाँ पे एटम की अरेंजमेंट चेंज हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड है, अभी हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बॉन्डिंग इन डायमंड टेक्स प्लेस। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट फुलरीन। ठीक है, फुलरीन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, एक सॉकर बॉल जैसा। ठीक है, अब फुलरीन जो है इट्स अ नेचुरली अकरिंग एलोट्रोप। ठीक है, कितने कार्बन होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होता है 60 कार्बन के एटम्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको पूछ सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग जो फुलरीन होता है उसके अंदर 60 कार्बन होते हैं। ठीक है, और जो फुलरीन है इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हूम? बाय रॉबर्ट कर्ल, हैरोल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड स्मेली। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने, याद रखेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, वैसे कुछ खास जरूरत नहीं है, पूछा तो नहीं गया अब तक ये। ठीक है, पहले दो ही एलोट्रोफ मिले थे कार्बन के, डायमंड एंड ग्राफाइट। ठीक है, ये जो थर्ड एलोट्रोप है वो काफी बाद में मिला। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आप फुलरीन के अंदर देखोगे तो फुलरीन के अंदर दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है हेक्सागोनल और एक होता है पेंटागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल कैसा होगा? इसमें 6 वर्टाइसेस होंगे ऐसा। इन पेंटागोनल कैसा होगा? जिसमें 5 वर्टाइसेस होंगे ऐसा। ठीक है, तो अगर आप फुलरीन के स्ट्रक्चर देखोगे तो फुलरीन के स्ट्रक्चर के अंदर 20 हेक्सागोनल फेसेस है एंड 12 जो है वो पेंटागोनल फेसेस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो पेंटागोन बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे पेंटागोनल अरेंजमेंट कितने हैं आपके पास? 12। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इस वाले में देखो अगर ध्यान से, तो इस वाले में देखो हेक्सागोन बन रहा है। ठीक है, मतलब 6 वर्टाइसेस आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हेक्सागोनल अरेंजमेंट कितना है यहाँ पे, या हेक्सागोनल फेसेस कितने हैं? 20। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट फुलरीन का जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब लास्ट डिस्कशन हम ये करेंगे कि इसे फुलरीन क्यों बोला जाता है। ठीक है,
अब बेसिकली आइडिया ये है कि देयर वाज अ यूएस बेस्ड आर्किटेक्ट जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, जिन्होंने एक डोम डिजाइन किया था, ठीक है। तो ये जो आप अगर डोम देख रहे हैं, ठीक है, तो जो फुलरीन मिला था वो इनके डोम के जैसा था स्ट्रक्चर में, दिखने में, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द फुलरीन वाज नेम्ड एज बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द बॉन्डिंग ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, और हमने कार्बन के एलोट्रॉप्स के ऊपर डिस्कशन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।